इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। उसने सोचा कि भाभी जी को रोक लेने से कोई लाभ न होगा। उनकी इच्छा का विरोध करना उचित न समझ वह सीधे अपने कमरे के अंदर चला गया। आंगन में बड़ी देर तक शांतम्मा देवर का इंतजार करती रही, पर वह न लौटा तो वह समझ गई कि वह उसे मुंह दिखाने में झिझक रहा है। वह धीरे धीरे आंगन पार करने लगी। भाभी जी, देवर की आवाज सुनकर शांतम्मा खड़ी हो गई। भीतर आइए भाभी जी। चंद्रैया ने आकर राम को गोद में ले लिया। ये तुम क्या करते हो चंद्रैया? शांतम्मा ने आतुर स्वर में पूछा। मैं कुछ करने वाला होता तो क्या आपको इस घर से जाने देता? मैंने तो यही सोचा था कि मेरे भाई के बच्चे मेरे ही बच्चे हैं। चंद्रैया का कंठ भर आया, उसकी आंखें सजल हो गई। शांतम्मा घर के अंदर आ गई। बैठक में राम को उतारकर चंद्रैया बोला, जरूर जाए भाभी जी, मैंने तांगा लाने के लिए आदमी भेजा है, लेकिन मेरी यही प्रार्थना है कि आपके मन में मेरे प्रति कोई क्रोध हो तो मुंह पर गालियां देकर जाए, परंतु दूसरों के सामने मुझे अपराधी के रूप में खड़ा न कर दीजिए। चंद्रैया की बातें सुनकर शांतम्मा चकित रह गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, चंद्रैया, इसमें अपराधी कोई नहीं है। अकारण मैं किसी को दोष नहीं देती। कभी कोई तकलीफ आएगी तो मैं अपने भाग्य पर ही रोऊंगी। तागा घर के सामने था खड़ा हुआ। शांतम्मा ने आंचल से आंसू पोंछ डाले। लीजिए भाभी जी। सजल नेत्रों से शांतम्मा ने आश्चर्य के साथ देखा। 10-10 रुपयों के नोट चंद्रैया के हाथ में फड़फड़ा रहे थे। 150 रुपये भाभी जी, बस पेटी में इतनी ही है, इससे ज्यादा न दे सका, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। लीजिए। चंद्रैया के आवेग भरे वचनों से शांतम्मा ने उसकी व्यथा को भांप लिया। उसने चुपचाप रुपए से लिए। राम को उठाकर चंद्रैया ने तांगे में बिठाया। धीरे से शांतम्मा और रवि भी उस पर जा बैठे। तांगा चल पड़ा। चंद्रैया वहीं खड़ा तब तक देखता रहा जब तक कि तांगा आंखों से ओझल न हो गया। फिर आंसू पोंछकर घर के भीतर चला आया। बड़ी दृष्टि के साथ मुस्कुराती अपनी पत्नी के चेहरे में उसने भयंकर रूप देखा। तेनाली स्टेशन पर गाड़ी के रुकते ही शांतम्मा रेल से उतरी। राम की उंगली पकड़े और रवि को बगल में दबाए वह स्टेशन के बाहर आई। यह उसका मायका था, इसलिए बचपन की सारी स्मृतियां उसके मानस पटल पर प्रतिबिंबित होने लगीं। मायके को छोड़े 10 साल हो गए, इस बीच वहां बहुत कुछ बदल गया था। शांतम्मा की मां उसके बचपन में ही मर गई थी। उसका पिता बेटी की शादी होने के 2 साल बाद स्वर्गवासी हो गया था। आर्थिक कठिनाइयों से तंग आकर उसका भाई घर छोड़कर भाग गया था। तब से उसका पता ही नहीं चला। उस शहर में रह रही उसकी फूफी वेंकम्मा, वह बड़ी बूढ़ी थी मगर दयालु थी। शांतम्मा ने उसी के घर जाने का निश्चय किया। तांगे पर सवार हुई। कहाँ जायोगी बेटी? तांगे वाले ने पूछा। मारिसपेट वेंकम्मा के घर, शांतम्मा ने जवाब दिया। अच्छा। तांगे वाले ने घोड़े की पीठ पर चाबुक मारी। थोड़ी दूर चलने के बाद तांगे वाले ने कहा, बेचारी ने होटल बंद कर रखा है बेटी। शांतम्मा के अचरज की सीमा न रही। वेंकम्मा होटल चलाते तेनाली में मशहूर हो गई थी। उसके होटल में बढ़िया भोजन मिलता था, इसलिए सब कोई वहां खाने आते थे। तेनाली का बच्चा बच्चा वेंकम्मा के होटल से परिचित था। शांतम्मा ने कारण जानने की जिज्ञासा से पूछा, क्यों भैया, होटल क्यों बंद हो गया? दमे की बीमारी हो गई। बूढ़ी भी तो है। इस बीच तांगे वाला बीच रास्ते पर लेटे कुत्ते से बचने की कोशिश में लगा। शांतम्मा ने गहरी सांस ली। उसे डर होने लगा कि जिस आशा को लेकर वह इस शहर में पहुंची वह भी जाती रही। उसके दिल में फूफी की कमाई पर जीने की इच्छा कभी न थी। वह तो ये सोचकर यहाँ आई थी कि वेंकम्मा के काम में हाथ बटाने से उसके दिन भी गुजर जाएंगे। इसी आशा से उसने अपने बच्चों के साथ ससुराल छोड़ने का साहस किया था। एक खपरेल के मकान के सामने तांगा आकर रुक गया। शांतम्मा अपने बच्चों के साथ उतर पड़ी। कितने पैसे भैया? 98 माए। तांगे वाले के हाथ में 98 देकर शांतम्मा ने बच्चों के साथ दालान में पैर रखा। पिछवाड़े से बाल्टी भरकर पानी लाने वाली छोटी लड़की अचरज के साथ शांतम्मा को देखती रह गई। फिर पूछा, आप लोग कौन हैं? वेंकम्मा जी कहाँ है? शांतम्मा ने पूछा। उस कमरे में हैं। लड़की ने एक कमरे की ओर इशारा किया। शांतम्मा उस कमरे में चली गई। खाट पर बैठी माला फेरती वेंकम्मा ने अर्श निमीलित नेत्रों से शांतम्मा को देखा। उसने माला एक ओर को रख दी। कम दिखाई देने के कारण वह शांतम्मा को पहचान न पाए। धीरे से उठकर वह शांतम्मा के निकट पहुंची। फूफी। शांतम्मा के स्वर में दुख उमड़ रहा था। माँ कहते वेंकम्मा ने शांतम्मा को ध्यान से देखा। उसकी आवाज से पहचान लिया। हठात उसे आलिंगन में लेकर रुआ से स्वर में बोली, बेटी, भाग्य ने तेरे साथ भी दगा किया। आ बेटी, आ बैठ।
बहुत दिन बाद तुझे देख रही हूँ। जब तब तेरे घर आना चाहा, लेकिन ये कमबख्त बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। क्या करूं? कहते कहते उसका गला भर आया। थकावट से खांसते हुए उसने भीतर की ओर झांक कर देखा और पुकारा, तुलसी। अरे कहाँ मर गई? फिर शांतम्मा की ओर देखते हुए बोली, मैं भी अनाथ हो गई है बेटी। नौकरानियों के बल पर दिन काटती हूँ, तू खड़ी क्यों है? बैठ जा। वेंकम्मा खाट पर बैठ गई और सामने वाली चारपाई पर शांतम्मा को बैठने का इशारा किया। शांतम्मा के बैठने के बाद बोली, अरे तूने अपने बच्चों को नहीं दिखाया। दो सुंदर बच्चों को देखकर वेंकम्मा का दिल गदगद हो गया। उसने उन बच्चों को गोद में लेने के ख्याल से हाथ बढ़ाए। वेंकम्मा का बुढ़ापा, बातें और उसका व्यवहार देखकर बच्चे घबरा से गए। इसलिए दोनों वेंकम्मा के पास नहीं गए, बल्कि सहमी हुई आंखों से वेंकम्मा की घोर ताकते हुए अपनी मां के पैरों से लिपट गए। माई जी, आपने मुझे बुलाया? नौकरानी ने आकर कहा। अरे इनके हाथ मुंह धोने के लिए पानी ला। खांसी को रोकने की कोशिश करते दौड़ हौंफते हुए वेंकम्मा बोली, ये बेवकूफ लड़की है। उठ श्री, तू धूप में चली आ रही है। बच्चों को खिला पिलाकर तू भी खा लेना। श्री, तू देखती क्या है? जिसका अपना कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। पुरानी बातों को याद करने से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।